एटम पर आपके जो हैं क्वेश्चन डिस्कस होंगे आज की क्लास में। जैसे अभी ये क्वेश्चन पूछा गया कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है, इमिशन क्या होता है। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन अपनी लोअर ऑर्बिट से, एब्जॉर्प्शन मतलब मींस, आ जाओ बेटा, इलेक्ट्रॉन इज गोइंग from lower orbit to higher orbit। ये हो गया एब्जॉर्प्शन का मतलब। तो जब इलेक्ट्रॉन अपनी लोअर ऑर्बिट को छोड़ करके हायर ऑर्बिट पर जाएगा तो आप इसको बोलोगे ये एब्जॉर्प्शन वाला केस है। एब्जॉर्ब हो रही है एनर्जी, इलेक्ट्रॉन ले रहा है और इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी को लेकर के अपनी लोअर वाली ऑर्बिट से हायर पर जा रहा है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसी फिनोमेना को अगर आप पिक्चराइज कर दें, जैसे ये n बराबर 1 है और ये n बराबर 2 है, ये n बराबर 3, ये n बराबर 4, अब n बराबर इन्फिनिटी तक जाएगा तो n बराबर 5 और एक लेवल और ले लेते हैं n बराबर 6 और ये सिलसिला चलता रहेगा इनफाइनाइट तक। तो कहते हैं कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है। तो जो बात आपने लिखी है ना, इसी को आप क्या कर दो, पिक्चराइज कर दो। देखो मैं पिक्चराइज करता हूँ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। n बराबर 1 का इलेक्ट्रॉन 2 पे चला गया। ये भी तो हो सकता है कि n बराबर 1 का इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाए, 3 पर चला जाए। और ये भी तो हो सकता है कि n बराबर 1 का इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, 4 पर। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि n बराबर 1 का इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाए, 5 पर। तो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, n बराबर 1 से। कहाँ जाएगा, तो n बराबर 2, 3 डॉट डॉट डॉट। और ये सिचुएशन जो है वो क्या कहलाती थी, लाइमन सीरीज। लेकिन ये एब्जॉर्प्शन का केस हो गया तो ये हो गया लाइमन सीरीज। भाई ध्यान देना, लाइमन सीरीज आपने जो की थी उसमें उसको लौटते समय आपने कहा था कि इलेक्ट्रॉन 2 से कहाँ लौटेगा, 1 पर, 3 से कहाँ लौटेगा, 1 पर, 4 से कहाँ लौटेगा, 1 पर। तो लाइमन सीरीज का जो लास्ट जो ऑर्बिट था लौटने वाले केस में, तो लौटने वाले केस में वो कहाँ लौटेगा, 1 पर। तो कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आए लेकिन अगर n बराबर 1 पर लौटता है तो जो रेडिएशन देता है दैट इज कॉल्ड द लाइमन सीरीज। तो ये भी लाइमन सीरीज है, लेकिन हम लोग कौन सा डायग्राम बना रहे हैं, एब्जॉर्प्शन का केस लेकर के, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का केस लेके चल रहे हैं। अभी आपने क्वेश्चन पूछा है कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है और इमिशन क्या होता है। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है एनर्जी लेकर के लोअर से हाई में जाना। तो ये लाइमन सीरीज का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो गया। अब चलते हैं बामर सीरीज। तो बामर सीरीज में क्या होता था, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर लौटेगा तो कहाँ लौटेगा, n बराबर 2 पर। तो यानी कि एब्जॉर्प्शन के केस में कहाँ जा सकता है, 2 से 3 में। तो अगर 2 से 3 में जा रहा है इलेक्ट्रॉन या 2 से 4 में जा रहा है, इन एरो पे ध्यान देना जिससे ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन ले करके एनर्जी जो है वो ऊपर जा रहा है। तो जब एनर्जी ले करके आप उसकी सिचुएशन को दिखाते हो तो एब्जॉर्प्शन कहलाता है। और ये हो गया बामर, एब्जॉर्प्शन का बामर सीरीज, जहां पर n बराबर 2 से इलेक्ट्रॉन चलेगा और n बराबर कहां पे जाएगा, 3, 4 एंड सो ऑन। इसी तरीके से बाकी भी दिखा सकते हो ना। तो एब्जॉर्प्शन मींस इलेक्ट्रॉन इज गोइंग फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हाई ऑर्बिट या हायर ऑर्बिट। और जब आप इस बात को जो है इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हो तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहलाता है। ठीक है ना। अभी अगर हम इसी बात को, जो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, इसी बात को बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से रिप्रेजेंट करें कि जैसी ऑर्बिट्स होती हैं, ऑर्बिट्स कैसी होती हैं, सर्कुलर होती हैं ऑर्बिट्स। तो देखो मैंने जरा इसी बात को रिप्रेजेंट किया है। सबसे पहले हमने दिखाया n बराबर 1, पूरा सर्कल नहीं बनाया। फिर हमने दिखाया n बराबर 2, फिर दिखाया n बराबर 3,
फिर दिखाया n बराबर 4, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। स्पेस अगर है हमारे पास में तो हम पूरा पूरा सर्कल बना दें। पहली ऑर्बिट कैसी थी, सर्कुलर थी, दूसरी वाली ऑर्बिट भी कैसी थी, सर्कुलर थी। अब इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन ऑर्बिट्स को कैसा लेके चल रहे हैं, सर्कुलर। तो जब हम ऑर्बिट्स को सर्कुलर लेके चलेंगे, सेम सिचुएशन कि n बराबर 1 का इलेक्ट्रॉन जो है 2 पर चला गया, n बराबर 1 का इलेक्ट्रॉन 3 पर चला गया, n बराबर 1 का इलेक्ट्रॉन 4 पर चला गया, तो ये लाइमन हो गया, लाइमन हो गया। और बामर में n बराबर 2 का इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके कहां चला गया, तो आपने कहा 3 पर चला गया। n बराबर 2 का इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, n बराबर 4 पर चला गया, तो ये बामर हो गया, लाइमन बामर। पाश्चन में आ जाए, लाइमन बामर पाश्चन ब्रैकेट फुंड। तो जब हम पाश्चन में जाएंगे तो n बराबर 3 का इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, 4 पर। और भी आगे पॉसिबिलिटी है ना, तो ये आपका लाइमन बामर पाश्चन हो गया। तो दिखा सकते हो ना। तो अगर आपने इस तरीके से, ये भी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, ये भी आपका जो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, लेकिन यहां पर आपने ऑर्बिट्स को सर्कुलर दिखाने की कोशिश की है, और आप पूरा पूरा सर्कल बनाए तो और अच्छी बात है। तो ये भी आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है और ये भी आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। लेकिन जब हम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ऑर्बिट्स को सर्कल फॉर्म में दिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो कॉसल डायग्राम कहलाता है। कॉसल डायग्राम क्या होता है, तो कॉसल डायग्राम क्या है, कॉसल डायग्राम वही ट्रांजिशन है, लेकिन आप उसको जब रिप्रेजेंट करते हैं तो किस तरीके से, ऑर्बिट्स को सर्कुलर बनाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम इसी में, सब लोग समय बचाएंगे, अगर हम यही सब कुछ रखें बट एरो क्या कर दें, उल्टे कर दें, बस एरो क्या कर दें, उल्टे, तो ये इमिशन हो जाएगा, ठीक है ना। इतनी बात आप लोग देख पा रहे हैं ना। तो इसी में देखो, अगर हम लोग इसके एरो उल्टे कर देते हैं, ध्यान देना भाई, ये एरो यहां लगाने से हटाया और यहां लगा दिया, तो लोग क्या समझेंगे, 2 से इलेक्ट्रॉन कहां आ रहा है, 1 पर। ये जितने भी एरो यहां बोर्ड पर दिख रहे हैं आपको, बस मुझे उनको उल्टा कर देना है। जितने भी एरो आपके दिख रहे हैं ये सारे के सारे उल्टे हो गए। तो आपको ये भी पता है कि अब अगर ये काम हो रहा होगा जैसा कि इस समय हम दिखा रहे हैं, तो इस सिचुएशन में एनर्जी रिलीज हो रही होगी। जो इलेक्ट्रॉन यहां पर है, कॉमन सेंस की बात है कि यहां पर ज्यादा एनर्जी के साथ है, अगर ये यहां जाएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, आपको देगा, और वो जो एनर्जी रिलीज होगी वो कहलाती है आपकी रेडिएशन। और उन्हीं को हम लोगों ने जब काउंट किया था स्पेक्ट्रम में, तो लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, केवल एरो उल्टा कर दे रहा है। तो ये समझने वाली बातें हैं, कॉपी करने वाली बातें नहीं हैं। फिर भी अगर आपको कॉपी करना, तो जब आप बिल्कुल फ्री हो ना, तो आप इसको कॉपी कर सकते हो। ये लीजिए, ये बामर सीरीज हो गई, बामर सीरीज। और अब मुझे ये बदलना पड़ेगा, अब ये स्पेक्ट्रम कौन सा हो गया, इमिशन का हो गया। इमिट मतलब निकल के बाहर आना। कॉसल डायग्राम में भी यही काम कर लें, उल्टा कर दें जस्ट। तो ये जो एरो हैं ये हम उल्टा कर दे रहे हैं कि n बराबर 2 का इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 पे आ गया, n बराबर 3 का इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 पर आ गया, और n बराबर 4 का इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 पर आ गया। तो ये लाइमन हो गया। अब लेकिन ये एब्जॉर्प्शन नहीं है, अब क्या बनेगा, इमिशन बनेगा। यहां पर भी एरो उल्टा कर दें तो बामर के लिए आ जाएगी सिचुएशन। पाश्चन के लिए तो कॉसल डायग्राम जो है वो भी वही चीज है, आपका सिंपल ट्रांजिशन। इमिशन के लिए भी बना सकते हो और एब्जॉर्प्शन के लिए बना सकते हो। इसमें आप अपनी ऑर्बिट्स को पूरा पूरा सर्कल बनाते हो, समटाइम यू हाफ हाफ करके भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
तो एक तो तुम्हारा ये क्वेश्चन था कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है, इमिशन क्या होता है, तो वही इलेक्ट्रॉनों का जो कूदना होता है वही क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन और इमिशन। जब इलेक्ट्रॉन अपनी लो एनर्जी से हाई पर जाता है तो एब्जॉर्ब करता है एनर्जी, और जब वो हाई से लो जाता है तो वो रेडिएट करता है। अच्छा, इसी जगह पर आप देखना कभी कभी जो है वो जो लैम्डा का फार्मूला है ना, उसके ब्रैकेट में भी आपको जो है वेरिएशन मिलता है। जैसे अगर हम लोग इमिशन की बात करें, मीनिंग नहीं बदलता। जैसे जो लोग एब्जॉर्प्शन को देख रहे होंगे उनका जो है जो विजन है, और जो लोग इमिशन को देख रहे होंगे उनका जो विजन है वो देखो एक ही जैसा है। एब्जॉर्प्शन के केस में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन का जब केस होगा तो एब्जॉर्प्शन वाले केस में अगर हम बात करें लाइमन की तो n बराबर 1 है और n बराबर है 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, जो लोग इमिशन की बात करेंगे जरा देखें उनके लिए लाइमन की विजन क्या होगी। इमिशन का अगर केस आप देखेंगे और बात करेंगे लाइमन की तो आप देखेंगे उनके लिए n बराबर क्या होगा 1 और n बराबर क्या होगा 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए विजन की बात है, हमारे लिए फार्मूला था 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू जेड स्क्वायर आर और ब्रैकेट में 1 अपॉन एन आई स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन एन फाइनल स्क्वायर। जब आपने ये फार्मूला निकाला था, लगाया था, तो इसको फॉलो किया था ना कि n बराबर 1 पे कितनी एनर्जी थी, अब n बराबर 2 पर चला गया। बोलो यार भाई, तब तुम्हारे लिए इनिशियल क्या था n बराबर 1, तभी तो तुम यहां पे इनिशियल की वैल्यू क्या लिखोगे n बराबर 1 और फाइनल क्या था 2, 3, 4, 5, 6, 7। जो लोग इसको देखेंगे वो क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू जेड स्क्वायर आर और ब्रैकेट में 1 अपॉन एन आई स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर। तो वो इसको बदल देंगे, वो ऐसे लिखेंगे 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर और 1 अपॉन एन आई स्क्वायर। अब जरा देखिए बदल तो दिया है, ये ब्रैकेट बदल दिया है। मेरे लिए एन आई का मतलब क्या है, मेरे लिए एन आई का मतलब है 1, एन आई का मतलब है 1 और एन फाइनल का मतलब क्या है 2, 3, 4 एंड सो ऑन। जो लोग ऐसे लिखेंगे तो उनके लिए एन एफ का मतलब क्या होगा 2, 3, 4 एंड सो ऑन और एन आई का मतलब क्या होगा 1। बात समझे ना, लेकिन देखो रिजल्ट तो वही है ना। आप देखो जरा से एक बार एन आई की जगह पर हम 1 लिख देते हैं, हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं और एन आई की जगह पर 1 लिखते हैं, लाइमन सीरीज की ही बातचीत को आगे बढ़ाते हुए और रिजल्ट को निकालते हैं, देखते हैं क्या फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क पड़ेगा क्या। ध्यान देना भाई, एब्जॉर्प्शन के केस में है n बराबर 1 पर है और n बराबर 2 पर जाना है, n बराबर 3 पर जाना है। एब्जॉर्प्शन का केस चल रहा है तो लीजिए n बराबर 1 से इलेक्ट्रॉन n बराबर 2 पर चला गया। चलिए इतने की ही बात कर लेते हैं। फार्मूला लगाया 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर और ब्रैकेट में 1 अपॉन एन आई स्क्वायर और माइनस का 1 अपॉन एन फाइनल स्क्वायर। 1 अपॉन लैम्डा हाइड्रोजन एटम की बात कर लेते हैं, जे आर इनिशियल क्या भी है 1 है और फाइनल क्या है 2। तो यहां से आपने लिखा 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर, ब्रैकेट में आ गया कितना 4, 4 माइनस 1, सॉल्व करोगे तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी 4 बाई 3 आर। ये आया, ये उनके अकॉर्डिंग आया जिन लोगों ने कौन सा विजन लिया, एब्जॉर्प्शन का। ठीक है, अब चलते हैं जरा इमिशन वाले लोगों से बातचीत करते हैं, वो किस तरीके से इसको निकालेंगे। उन्होंने लिखा 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर, जेड बराबर 1 लेके चलना है हाइड्रोजन एटम के लिए। उन्होंने लिखा 1 अपॉन एन फाइनल स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन एन इनिशियल स्क्वायर, उन्होंने यहाँ चेंज कर लिया। अब सोच के देखो कि जब इमिशंस की बात होगी तो n बराबर 2 से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा होगा, n बराबर 1 पर जा रहा होगा। तो यहाँ लिखा 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर, एन फाइनल की वैल्यू कितनी है 1 है ना, उनके लिए 1 है और एन इनिशियल कितना उसके लिए 2 स्क्वायर। देखो आंसर वही आएगा। तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर, ब्रैकेट में आ जाएगा 4
और 4 - 1 सेम रिजल्ट आया कि नहीं आया? ठीक है, तो अगर आप चीज़ों को क्लियर करके चल रहे हैं तो फिर आपके फेवर में सब चीज़ें होंगी। तो जो फार्मूला हम बना के चलते थे उसमें किसको शामिल करते थे? एब्जॉर्प्शन को। अगर आपको कहीं फार्मूला ये लिखा हुआ मिले तो आप किसको शामिल करेंगे? एमिशन को। लेकिन आप देख रहे हैं चीज़ें आपके साथ ही रहने वाली हैं, उसमें कहीं कोई फेरबदल नहीं होना है। अब जब हम न्यूमेरिकल करते हैं, स्पेशली आपने इसकी बात करी है, तो एक चीज़ और आपको बता दें, जैसे इस फार्मूले में अगर हम बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं तो आर हमको कहाँ मिलेगा? अपॉन में ही तो मिलेगा। आर क्या है? रिडबर्ग कांस्टेंट है। लेकिन यहां पर हमको क्या मिलेगा? 1/r। तो आपके जो कंपटीटर हैं वो चीज़ों को और समय को बचाने के लिए सीधे सीधे उन्होंने क्या याद रखा है? रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू तो याद होनी ही चाहिए। टू द पॉइंट वाला क्वेश्चन बन गया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट। तब तो फिर आपको लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है ना ये। लेकिन अगर न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो 99% सिचुएशन में क्या होगा? ये जो रिडबर्ग कांस्टेंट है ना वो हमेशा अपॉन में मिलेगा, डिनोमिनेटर में मिलेगा। इसलिए आपके जो कंपटीटर हैं उन्होंने 1/r की वैल्यू लर्न करी है 912 एंगस्ट्रॉम। यानी आप लर्न कर सकते हैं इसको, लर्न इट फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। अकेले रिडबर्ग कांस्टेंट की प्रॉब्लम क्या है? रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू क्या है वो एक अलग क्वेश्चन है। 1.09 10⁷ मीटर इनवर्स। केवल अगर r की वैल्यू देखो तो कितनी है? 1.09 और 10⁷ मीटर इनवर्स। लेकिन 1/r की वैल्यू सीधे सीधे लोगों ने क्या की हुई है? याद रखी हुई है, जिससे कि समय बच जाता है। ठीक है ना? तो आज की क्लास की स्टार्टिंग आप यहां से करिए। ये दोनों पॉइंट आप लिख दीजिए कि आज की क्लास में केवल हम क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। तो ये लीजिए आप पहला क्वेश्चन, अब आप देखिए और उसको करिए। फर्स्ट क्वेश्चन आप बोर्ड पर देखिए, पढ़िए। क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन को लेकर के? कम से कम उतना डिसीजन तो आपको ले लेना चाहिए। क्या है पहला क्वेश्चन? द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। तो आपको फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज का मतलब समझ में आया? भाई लाइमन सीरीज में होता क्या है? देखो लाइमन सीरीज में होता यह है कि 2 3 4 5 6 डॉट 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 से इलेक्ट्रॉन कहां आता है? n = 1 पर आता है और फिर रेडिएशन निकालता है और उसी रेडिएशन की हम वेवलेंथ निकालते हैं। तो फर्स्ट का मतलब हो गया, अगर वो 2 से 1 पर आया तो फर्स्ट हो गया। उस रेडिएशन को हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट लाइन। उस रेडिएशन को जब स्क्रीन पर हम फाइंड आउट करेंगे तो स्क्रीन पर जब वो रेडिएशन आएगा तो लाइन जैसा आता है, स्पेक्ट्रल लाइन कहा जाता है। तो अगर हम n = 2 से इलेक्ट्रॉन n = 1 से 1 में आया है तो जो रेडिएशन दिया है दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट लाइन। और 3 से अगर 1 पे आया है तो सेकेंड लाइन। 3 से 1 पर आया है तो सेकेंड लाइन और 4 से 1 पर आया है तो सीक्वेंस में अगर सारे काम हो रहे हैं, जो भी है, लाइमन है, बामर है। बामर की बात करते हैं। बामर सीरीज में इलेक्ट्रॉन कहां से कहां कूदता था जब रेडिएशन देता था? तो n = 3 4 5 6 7 डॉट 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 और कहां आता था? n = 2 पर आता था। अगर वो 3 से 2 पर आया है तो फर्स्ट लाइन, अगर वो 4 से 2 पर आया है तो सेकेंड लाइन, अगर वो 5 से 2 पर आया है तो आप इसका मतलब समझ रहे हो? फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन का क्या मतलब है? आप क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो कि द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज। तो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज का मतलब हो गया 2 से 1 पर। तो लाइमन सीरीज की जो फर्स्ट लाइन है उसका जो वेवलेंथ है इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज। तो बामर सीरीज की पहली लाइन का मतलब क्या है? 3 से 2 और सेकेंड लाइन का मतलब क्या है? 4 से 2। तो क्वेश्चन में आपसे कहा है कि किसी एटम के लिए
ए सीरीज ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम, कोई एक एटम है जो हाइड्रोजन के जैसा है, उसका नाम एक्स है, और उस एक्स एटम के इलेक्ट्रॉनों में जो लाइमन सीरीज का फर्स्ट लाइन का जो वेवलेंथ है और जो बामर सीरीज की सेकेंड लाइन का जो वेवलेंथ है वो आपस में इक्वल है, क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है। तो अगर ऐसा है तो डिटरमाइन द एनर्जी ऑफ द फर्स्ट टू लेवल ऑफ एटम एक्स। तो इस एटम एक्स की दो एनर्जी लेवल, पहली दो एनर्जी लेवल की एनर्जीज निकालनी है। आल्सो फाइंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ दिस एटम, और इस एटम के लिए आयनाइजेशन पोटेंशियल भी निकालना है। क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं, है ना क्लियर? मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, देखो आज की क्लास में जब आप क्वेश्चन सीखोगे, क्वेश्चंस करोगे, तो बहुत सारे ऐसे टर्म होंगे जो तुमको थ्रू द प्रॉब्लम मिलेगी। जैसे आप लाइमन की बात कर लें, माइंड में सेट कर लें, लाइमन में इलेक्ट्रॉन 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से डॉट 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 कहां पर गिरेगा? n बराबर 1 पर गिरेगा। तो अगर 2 से 1 पर गिरा तो फर्स्ट लाइन, एक्चुअली इसका मतलब ये है कि फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन। अगर इलेक्ट्रॉन 3 से 1 पर गिरा तो सेकेंड लाइन, अगर 4 से 1 पर गिरा तो थर्ड लाइन। तो क्या इस प्रोसेस को आगे भी आप कंटिन्यू कर सकते हो? तो लाइमन में फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन का क्या मतलब है? और आगे चलते हैं, बामर की बात करते हैं। बामर में इलेक्ट्रॉन कहां से कहां गिरता था? बामर में शुरुआत होती थी 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। ये जो 3, 4, 5, 6 लिखा हुआ है ये ऑर्बिट का नंबर है, और इलेक्ट्रॉन कहां जाता था? n बराबर 2 पे जाता था। अगर इलेक्ट्रॉन 3 से 1 पर आया है तो फर्स्ट लाइन, अगर वो 4 से 2 पर आया है तो सेकेंड लाइन, अगर 5 से 2 पर आया है तो थर्ड लाइन। ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट हियर, ये जो पहली लाइन है ना, पहली जो लाइन है इसको H अल्फा कहा जाता है बामर सीरीज में। बामर सीरीज में जो पहली लाइन आई है उसका अपना वेवलेंथ होगा, और आपको पता है कि बामर सीरीज की जो वेवलेंथ आती थी वो विजिबल रीजन में आती थी, वो लाइट होती थी, यानी कि वो स्क्रीन पर आपको दिखेगी। तो इस पहली लाइन को क्या बोला जाता है? H अल्फा। दूसरी वाली लाइन को क्या बोलते हैं? H बीटा। और तीसरी वाली लाइन को क्या बोलेंगे? H गामा। ऐसे चौथी लाइन को क्या बोलेंगे? H डेल्टा। सिलसिला चलता जाएगा, कभी ना कभी इलेक्ट्रॉन अनंत से n बराबर 2 पर आएगा। भाई n बराबर इन्फिनिटी से कहां जाएगा? n बराबर 2, तो उसको बोलेंगे H इन्फिनिटी। क्लियर ये बात? तो क्वेश्चन करने के बेनिफिट तो आप देख ही रहे हैं। बामर सीरीज में जो पहली वाली लाइन होती है वो H अल्फा कहलाती है, दूसरी लाइन को हम H बीटा कहते हैं, तीसरी लाइन को H गामा कहते हैं। अगर हम पहली लाइन को अपने बोर्ड पर बनाएं रिप्रेजेंट करने के लिए कि भाई ये जो लाइन है वो H अल्फा है, स्पेक्ट्रम में लाइनें ही बनती हैं, तो ये लाइन आपकी H अल्फा है, दूसरी वाली लाइन क्या है? H बीटा है, तीसरी वाली लाइन क्या है? H गामा है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो लाइनों की जो चमक है वो कम होती जाती है, लाइनों की चमक भी कम होती जाती है, और साथ ही साथ जैसे H अल्फा ये बना, H अल्फा की लाइन ये है, तो H बीटा की लाइन अच्छी खासी डिस्टेंस पर होती है, H गामा की लाइन डिस्टेंस पर होती है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो लाइनों के जो बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होती जाती है? कम होती जाती है। तो एक थ्योरी का क्वेश्चन बनता है कि बामर सीरीज में अगर हम H अल्फा वाली लाइन से आगे बढ़ें तो दो चीजें देखने को मिलती है, एक तो इंटेंसिटी कम होती जाती है, और दूसरा लाइनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी कम होती जाती है। तो इसका मतलब है कि जब हमें H अल्फा की लाइन मिली, कुछ दूरी पर H बीटा मिला, देखो जरा ये डिस्टेंस को, ये H अल्फा हो गया और ये H बीटा हो गया, तो H गामा थोड़ा पास मिलेगा, H गामा के बाद H डेल्टा और पास मिलेगा, H डेल्टा के बाद जो और नंबर आएगा वो और पास मिलेगा। तो जैसे जैसे हम H अल्फा से आगे बढ़ेंगे तो चमक भी कम होती जाती है और लाइनों के बीच की डिस्टेंस भी कम होती जाती है। स्टार पॉइंट बना के लिखें आप। इन बामर सीरीज as we move from H alpha line,
in Balmer series, as we move from H alpha line to others, as we move from H alpha line, ये अंडरलाइन कर लो, as we move from H alpha line, H alpha line से आपने चलना शुरू किया है, as we move from H alpha line to other lines, H alpha line to other lines, then brightness ब्रैकेट में इंटेंसिटी, then brightness ब्रैकेट में इंटेंसिटी, then brightness ब्रैकेट में इंटेंसिटी decreases and also distance between the lines decreases, and also distance between the lines decreases, and also distance between the lines decreases. तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए स्क्रीन पर, द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम, एक्स है उसका नाम. तो डिटरमाइन द एनर्जी ऑफ फर्स्ट टू लेवल ऑफ एटम एक्स, आल्सो फाइंड द एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ एटम एक्स. अब क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ क्वेश्चन, यानी कि लैम्डा किसका लेना है, लैम्डा ऑफ लाइमन सीरीज इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ बामर सीरीज. क्या मैंने ये सही लिखा? देखो चेक करो, क्वेश्चन को पढ़ो और फिर देखो ये सही लिखा. अभी पूरी तरीके से सही नहीं है कि लैम्डा कौन सा, लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन का लैम्डा. तो लैम्डा ऑफ लाइमन सीरीज करेस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट लाइन, लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन लेनी है करेस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट लाइन, और वो इज इक्वल टू है लैम्डा ऑफ बामर सीरीज करेस्पॉन्डिंग टू सेकेंड लाइन, करेस्पॉन्डिंग टू सेकेंड लाइन. तो फार्मूला लगाना है भाई, 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू होता है आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन एन आई स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन एन फाइनल स्क्वायर. ये तब लिखते हैं जब हमारा विजन कैसा होता है, एब्जॉर्प्शन. और 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 बाई एन फाइनल स्क्वायर माइनस का 1 एन आई स्क्वायर. ये तब होता है जब हमारा विजन कैसा होता है, इमिशन. तो जो चाहे वो कर ले, आंसर में कोई चेंज, रिजल्ट में कोई चेंज नहीं होता. तो हम इमिशंस की अब बात कर लेते हैं भाई, क्योंकि एक्चुअली रेडिएशंस तो इमिशन से ही आएगा, आप एब्जॉर्प्शन से भी जा सकते हो. तो लीजिए, सबसे पहले लिखा फॉर फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन. जैसे मैंने लिखा फॉर फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन का मतलब क्या हो गया, मींस एन फाइनल क्या होगा 1, एन इनिशियल क्या होगा 2. ये बात क्लियर है ना भाई. लाइमन में इलेक्ट्रॉन कहां से आ सकता है, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से. कहां पर जाएगा, n बराबर 1. अगर 2 से आया तो फर्स्ट लाइन, और 3 से आया तो सेकेंड. क्लियर हुआ कि फाइनल तो हमेशा 1 ही रहेगा, लेकिन फर्स्ट लाइन के लिए इनिशियल आपका 2 रहेगा. वैल्यूज पुटअप कर दें यहां पर. तो ये वैल्यू जब यहां पुटअप करेंगे तो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर. तो हाइड्रोजन एटम के लिए लाइमन सीरीज कहा गया है, तो हाइड्रोजन के लिए तो ये 1 हो गया. फाइनल की वैल्यू 2 है यहां पर, और सॉरी फाइनल की वैल्यू कितनी है यहां पर 1, और इनिशियल की वैल्यू कितनी है 2. तो यहां से आप निकालेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आएगी 4 बाई 3 आर, इक्वेशन 1. ये फर्स्ट लाइन के लिए आ गया. अब हम बात करते हैं सेकेंड लाइन के लिए काम करते हैं. सेकेंड लाइन बामर की लेनी, लेकिन उसमें एटम एक्स है. तो फार्मूला फिर से लिखें, बामर सीरीज की बात हो रही है
और बामर सीरीज में कहाँ से कहाँ इमिशन हो सकता है, 3 से 4 से 5 से 6 से एंड सो ऑन। 3 से 2 पर जा सकता है इलेक्ट्रॉन, 4 से भी 2 पे जा सकता है। अगर 3 से 2 पे गया है तो फर्स्ट लाइन कहलाएगा, और 4 से 2 पर गया है तो सेकेंड लाइन कहलाएगा। फार्मूला ये लिखा हुआ है, बी अलर्ट, 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर। फाइनल क्या हो जाएगा बामर का 2, और इनिशियल क्या है, इनिशियल आपका 4 है सेकेंड के लिए, तो यहां से आएगा 1/λ आर जेड स्क्वायर 1/4 माइनस का 1/16, 1/λ आर जेड स्क्वायर, एलसीएम आएगा 16, 4 4 जा 16 माइनस का 16 1 जा 16, तो लैम्डा की वैल्यू होगी 16/3 आर जेड स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2, ये हमने बामर के लिए निकाला है और ये हमने लाइमन के लिए निकाला, एल फॉर लाइमन। क्वेश्चन का स्टेटमेंट कहता है कि दोनों बराबर है तो बराबर कर दो भैया। इक्वेशन 1 बराबर इक्वेशन 2, तो 4/3r इज इक्वल टू 16/3 आर जेड स्क्वायर। तो यहां से जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, सॉल्व करके कितनी आ जाएगी 4। सारे बड़े बच्चे इसको परमिट करते हैं ना 4, जो कटना होगा कट जाने के बाद, तो जेड बराबर कितना आ गया 2। फार्मूले में एटम जब हम पढ़ते हैं और जिन फार्मूलों में जेड आया है उन फार्मूलों में जेड का मतलब क्या है, प्रोटॉनों का नंबर। जेड का मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर। जेड का ये मतलब कभी मत समझना कि इलेक्ट्रॉन का नंबर है, ठीक है। तो लीजिए जेड बराबर 2 आ गया, तो तुमको इसी जेड बराबर 2 से आगे जाने में हेल्प मिल जाएगी कि एक्स एटम की पहली दो एनर्जी का, पहली दो जो लेवल्स हैं उनका एनर्जी निकालना है। तो एनर्जी कैसे निकलती हुई है, एनर्जी कैसे निकलती है, एनर्जी निकलती है E इज इक्वल टू माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो अब हमें जेड पता चल चुका है, तो जेड की वैल्यू 2 है, तो E बराबर माइनस का 13.6 जेड की वैल्यू 2 स्क्वायर, और ये रहा एन स्क्वायर। अब तो आप बता दीजिए, कह दीजिए कि क्वेश्चन हो जाएगा। फॉर n बराबर 1 नहीं बोलना अभी भी, तो E1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 13.6 इंटू 4/1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। सॉल्व कर लेना इसको, और n बराबर 2 के लिए E2 इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 13.6 इंटू 4 अपॉन में क्या 2 स्क्वायर। निकल आया। अब एक्साइटेशन पोटेंशियल निकालना है, तो एक्साइटेशन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, ये अगर आप हमें बताएंगे तो क्वेश्चन हो गया है। जिसको नोट करना नोट कर ले। तो अब आगे हमसे पूछा गया एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ एटम एक्स, तो उसके लिए आप जो है मुझे अगर एक्साइटेशन एनर्जी के बारे में बता दें, एक्साइटेशन पोटेंशियल के बारे में बता दें, तो फिर मजा आ जाएगा। एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब क्या था कि लोअर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन कहां चला जाता है, लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट। तो जब इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट जाता है तो एक्साइटेशन एनर्जी कहलाता है। और अगर हम एनर्जी ना लेकर के पोटेंशियल का विजन ले लें, भाई अगर हम देखें कि एक्साइटेशन के केस में हम तो एनर्जी की बात करेंगे, लेकिन किसी ने कहा हम पोटेंशियल की बात करेंगे, तो हम उसको बोलेंगे एक्साइटेशन एनर्जी, और जिसने पोटेंशियल को काउंट किया होगा वो क्या कहेगा, एक्साइटेशन पोटेंशियल। तो इस वाले क्वेश्चन में एक्साइटेशन पोटेंशियल कहा गया है, और पहले यानी n बराबर 1 पर एनर्जी आ रही है माइनस का 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये तो एनर्जी आ रही है। पोटेंशियल कितना आ जाएगा, माइनस का 54.4 वोल्ट। ये बात याद रखना कि इलेक्ट्रॉन के केस में
इलेक्ट्रॉनों के केस में इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली एनर्जी में इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह वोल्ट लिख दो, बन जाता है पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन के केस में n बराबर 1 पे एनर्जी आ रही है माइनस का 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर मुझे पोटेंशियल पे जाना तो केवल इलेक्ट्रॉन वोल्ट हटा के वोल्ट लिख दो, ये पोटेंशियल आ गया। और n बराबर 2 पर एनर्जी कितनी आ रही है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा माइनस का 13.6 वोल्ट। अब इन्होंने हमसे पूछा है कि एक्साइटेशन पोटेंशियल चाहिए, ये नहीं बताया कहां से कहां, कुछ नहीं बताया। तो हमेशा फर्स्ट ट्रांजिशन देखते हैं, एडजेसेंट का ट्रांजिशन देखते हैं। एडजेसेंट का मतलब हो गया 1 से क्या 2, तो 1 से 2 में एक्साइटेशन पोटेंशियल कैसे निकलेगा, तो एक्साइटेशन पोटेंशियल हो जाएगा दोनों पोटेंशियल का डिफरेंस। तो कैसे निकालोगे, बाद वाला, तो बाद वाला क्या है माइनस का 13.6 माइनस पहला वाला कितना है माइनस का 54.4, तो ये आ गया माइनस का 30.6 प्लस का 54.4। सॉल्व कर लो भैया, 54.4 से 13.6 करो माइनस कितना आ जाएगा 8, 0 और कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 40.8 वोल्ट। एक्साइटेशन एनर्जी की बात हो, एक्साइटेशन पोटेंशियल की बात हो, कुछ भी नहीं कहें तो हमेशा एडजेसेंट ट्रांजिशन लेंगे 1 से 2, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। मान लो अगर इसी क्वेश्चन में वो आयनाइजेशन पोटेंशियल पूछता, अगर वो ये पूछते आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल ये क्या होता है, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, तो पहले आपको इसकी हमको डेफिनेशन बता देनी चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग पूरे डिस्कशन के साथ प्रॉब्लम कर रहे हैं, केवल प्रॉब्लम पे फोकस नहीं कर रहे। तो आयनाइजेशन, सबसे पहले आयनाइजेशन का मतलब देखते हैं। तो आयनाइजेशन मीन्स इलेक्ट्रॉन मूव टू इनफाइनाइट। जब इलेक्ट्रॉन अनंत पर चला जाता है तो कहा जाता है कि क्या हो गया, आयनाइजेशन हो गया। तो आयनाइजेशन मींस इलेक्ट्रॉन मूव टू इनफाइनाइट, कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन, किसी एटम का इलेक्ट्रॉन अगर अनंत पर चला गया है तो एटम बोलेगा यार वो तो बहुत दूर चला गया है, तो एटम क्या हो जाता है पॉजिटिव। ए माने एटम अभी कैसा था, न्यूट्रल था, इसके 0 चार्ज था। सपोज कर लो कि इससे एक इलेक्ट्रॉन अनंत पर चला गया, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अनंत पर चला गया, तो एक तरीके से ये कहा जाएगा ना कि एटम ने इलेक्ट्रॉन को खो दिया है। बोलो, तो जब एटम ने एक इलेक्ट्रॉन खो दिया है तो एटम पे कितना चार्ज आएगा, प्लस वाला, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर, और इस पे इस एटम पे चार्ज आ गया, तो यानी ये क्या बन गया, आयन बन गया, एंड दैट इज व्हाई कॉल्ड द आयनाइजेशन। ठीक है, तो अब हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी, इसकी डेफिनेशन क्या थी, तो इसकी डेफिनेशन थी कि इट इज मिनिमम एनर्जी, इट इज मिनिमम एनर्जी फॉर विच इलेक्ट्रॉन मूव टू इनफाइनाइट फ्रॉम n बराबर 1। जब n बराबर 1 का इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट पर चला जाता है तो जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज कॉल्ड द आयनाइजेशन एनर्जी। तो इस क्वेश्चन पे हम दोबारा लौट आते हैं। ये लीजिए, तो इलेक्ट्रॉन हमारा n बराबर 1 पर है, कितनी एनर्जी के साथ है, 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितने पोटेंशियल के साथ है, 54.4 वोल्ट। पिछली वाली क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, कि अगर इलेक्ट्रॉन के केस में इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली एनर्जी है और वोल्टेज में जाना है, पोटेंशियल में जाना है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हटा के क्या कर दो, वोल्ट। तो ये लिखी हुई है n बराबर 1 की एनर्जी एक्स एटम के लिए, और ये लिखा हुआ है पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, n बराबर इन्फिनिटी पे जाएगा। n बराबर इन्फिनिटी पे एनर्जी कितनी होती है, 0 होती है। पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। तुम्हारे क्वेश्चन ने तुमसे क्या पूछा है, पोटेंशियल। तो एक बार फिर से पोटेंशियल पूछा है, तो आप इन दोनों का डिफरेंस ले लो,
तो एक्स आयनाइजेशन पोटेंशियल पूछा गया है, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका, एटम एक्स का, ऑफ एटम एक्स, तो बाद वाला पोटेंशियल माइनस का पहले वाला पोटेंशियल, आई माने इनिशियल, एफ माने फाइनल, तो बाद वाला पोटेंशियल कितना है 0 माइनस इनिशियल का कितना है 54.4, सॉल्व कर लो कितना आ गया 54.4 वोल्ट हो गया। अगर ये हमसे पूछते आयनाइजेशन एनर्जी, तो आयनाइजेशन एनर्जी में क्या लिखते हैं, बाद वाली एनर्जी, तो बाद वाली एनर्जी कितनी है 0, नेगेटिव, पहले वाली एनर्जी 54.4, तो कितना आ जाता 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर ये बात, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ हाइड्रोजन एटम आफ्टर इट इमिट्स ए फोटोन इन गोइंग फ्रॉम n बराबर 5 टू n बराबर 1, और मास ऑफ हाइड्रोजन एटम दिया गया 1.67 10 की पावर -27 kg। कभी मान लो एटम का, हाइड्रोजन एटम का मास ना दिया जाए ना, तो प्रोटॉन के बराबर ही होता है। प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.66 आगे समथिंग, और 10 की पावर -27। तो कभी अगर ना दिया जाए तो याद रखना। तो क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ता हूं कि हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन ये काम कर रहा है, n बराबर 5 से n बराबर 1 में जा रहा है, और जब ये काम कर रहा है तो फोटोन निकाल रहा है। तो जैसे बंदूक से गोली निकलती है तो बंदूक पीछे जाती है ना, इसको बोलते हैं रिकॉइल कर जाना। ऐसे ही फोटोन किससे निकलेगा, हाइड्रोजन एटम से निकलेगा। तो हाइड्रोजन एटम कितनी स्पीड से पीछे जाएगा, रिकॉइल की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो जैसे आप किसी भी सिचुएशन में कि जब कोई चीज किसी सिस्टम से निकलती है तो जितनी वेलोसिटी से निकलती है तो वो जो सिस्टम होता है वो क्या होता है, बैक स्पीड रखता है, रिकॉइल करता है। और रिकॉइल के केस में हम हमेशा कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम लगाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन क्लियर हुआ, जरा सोल्यूशन देखो भैया सेकंड वाले का। ये हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम, जरा इसके अंदर झांका जाए, देखें क्या चल रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसके अंदर n बराबर 5 से n बराबर 1 पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है। क्लास बताएगी कि ये जो मैंने क्वेश्चन के स्टेटमेंट की जो यहाँ जो डायग्राम बना करके आपको जो रिप्रेजेंटेशन दिया है, ये एब्जॉर्प्शन हुआ या इमिशन हुआ, इमिशन हुआ ना। हाई से लो पे जा रहा है तो इमिशन हुआ, और जब हाई से लो जाता है तो 1/λ इज इक्वल टू होता है Z²R 1/n फाइनल स्क्वायर माइनस का 1/n इनिशियल स्क्वायर। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि n बराबर 5 से n बराबर 1 पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, और जब ये जाता है तो फोटोन निकालता है, तो ये फोटोन निकल रहा है, फोटोन। तो इस फोटोन का क्या होगा, मोमेंटम होगा भाई। फोटोन के पास स्पीड की लाइट होती है, फोटोन जो है अपनी लाइट की स्पीड से चलता है, तो फोटोन के पास क्या होगा, मोमेंटम होगा। तो फोटोन मोमेंटम के साथ बाहर आएगा। तो जब फोटोन मोमेंटम के साथ बाहर जाएगा तो ये हाइड्रोजन एटम मोमेंटम के साथ क्या जाएगा, पीछे जाएगा। अरे बोलो हाँ ना बोलो भाई, P माने मोमेंटम हाइड्रोजन एटम का। उसी तरीके से बिल्कुल कॉपी कर लो अपने दिमाग में कि बंदूक से गोली निकल के आगे जाती है तो रिकॉइल होके बंदूक क्या होती है, पीछे जाती है। बिल्कुल वही सेम सिचुएशन, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो मोमेंटम फोटोन का होगा वही मोमेंटम किसका होगा, हाइड्रोजन एटम का भी होगा। कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम यही तो कहता ही है। तो आप लिखोगे P फॉर मोमेंटम हाइड्रोजन एटम का, और यहां लिखोगे P फॉर मोमेंटम फोटोन का। क्लियर ये बात। अब हाइड्रोजन एटम का मोमेंटम कैसे निकालोगे, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास किसका, हाइड्रोजन एटम का, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, और ये रहा स्पीड इस हाइड्रोजन एटम की। अब मोमेंटम फोटोन का कैसे निकलता है, यहां पर एक प्रॉब्लम आ गई। तो आपने जो है एटम चैप्टर जब पढ़ा था तो थोड़ा सा आपने रेडिएशंस के बारे में जाना था ना, कि रेडिएशंस की एनर्जी कैसे निकलती है। तब हमने किसका नाम लिया था,
मैक्स प्लांक का। तो मैक्स प्लांक और लुईस डी ब्रॉय, जिसको हम लोग डी ब्रॉगली कह देते हैं कभी कभी, तो लुईस डी ब्रॉय ने भी कुछ काम किया हुआ है इस क्वेश्चन को करने में, उनका थोड़ा सा हेल्प लेना पड़ेगा। तो जरा जानो क्या उन्होंने काम किया था। जो रेडिएशंस होते हैं, मैं लिख रहा हूं इस लाइन के ऊपर, फॉर इमिटिंग रेडिएशन, फॉर इमिटिंग रेडिएशन, जैसे फोटोन जो है, फोटोन केवल लाइट के पास नहीं होता। अगर इमिटिंग रेडिएशन का नाम एक्सरे है तो फोटोन किसका? एक्सरे का फोटोन। अगर इमिटिंग रेडिएशन का नाम लाइट है तो फोटोन किसका? लाइट का। तो फोटोन इज ए लाइक ए पार्टिकल। जब रेडिएशंस इमिट होते हैं तो उन रेडिएशंस में जो पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? फोटोन। लाइट का रेडिएशन जब आता है तो लाइट के फोटोन, एक्सरे जब आता है तो एक्सरे के फोटोन, हीट का आता है तो हीट के फोटोन। तो फॉर इमिटिंग रेडिएशन जो मोमेंटम था, तो मोमेंटम निकालने का फार्मूला वहां मिलता है P इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा। एच माने प्लांक कांस्टेंट, लैम्डा माने वेवलेंथ। तो यहां पे हम लिखेंगे एच बाई लैम्डा। डन, बोलो भाई। अच्छा, ऊपर हमारा जो रिजल्ट है वो लैम्डा निकालेगा। देखो कैसे, वापस आ गए ऊपर यहां पर, तो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू जेड स्क्वायर की जगह पे 1 हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है? हाइड्रोजन एटम है। तो ये आ गया 1 का स्क्वायर। आर माने पता नहीं। नाउ चेक द इनिशियल एंड फाइनल। कहां से इलेक्ट्रॉन चला था? 5 से। कहां आ गया? 1 पर। तो फाइनल आपका 1 है, इनिशियल आपका 5 का स्क्वायर है। बताओ लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी? 24 बाई 25 आर, 25 बाई 24 आर। क्लियर है ना ये? तो लैम्डा की ये वैल्यू आ गई। तो लैम्डा की ये वैल्यू यहां रख दिया जाए। देखते हैं भाई, यहां लैम्डा जो आया है यहां वापस आ गए इस जगह पर। तो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना है? 1.67 10 की पावर 27। स्पीड ऑफ हाइड्रोजन एटम चाहिए h, प्लांक कांस्टेंट कितना होता है? 6.6 10 की पावर -34, और अपॉन में लैम्डा, लैम्डा कितना निकाला है? 25 बाई 24 आर। तो यहां से सारा बंदोबस्त आपका हो चुका है। अब कैलकुलेशन वाला पार्ट आप करोगे। 6.6 10 की पावर 34 इंटू में 24 आर, और नीचे हो गया 25, और साथ में 1.67 10 की पावर -27, और कैपिटल आर की वैल्यू कितनी होती है? रख देना, कितनी होती है? 1.09 10 की पावर 7। सॉल्व करके आंसर मीटर पर सेकंड में निकलेगा। बोलो, आंसर थ्रू द मैसेज चाहिए, याद रखना। ठीक है, सॉल्व नहीं कर रहे हैं, क्या आंसर निकलेगा वो मैसेज करके बताइएगा। तीसरे क्वेश्चन को देखिए भाई। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ पाश्चन सीरीज इन हाइड्रोजन एटम व्हेन E बराबर दिस वन। इसने इस कंडीशन को लगा दिया ना, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग तरीके का बना दिया कि E माने एनर्जी, एनर्जी की वैल्यू है माइनस का 2.18 10 की पावर -18 बाई n स्क्वायर, साथ में जूल। यानी ये क्वेश्चन आपके ऊपर बाउंडेशन लगा रहा है। कौन सी बाउंडेशन? कि अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो हमें ये यूज करने की परमिशन नहीं है, ये यूज करने की परमिशन नहीं है। फिर भी अगर तुमने इस क्वेश्चन में ये यूज किया तो नंबर नहीं मिलने वाले, क्योंकि उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको कि आप जो है E बराबर ये यूज करें। और जहां तक मुझे याद है कि ये क्वेश्चन अनमोल वाल के मैसेज में था। तो पाश्चन सीरीज में जाना है, तीसरे और पांचवें स्पेक्ट्रल लाइन का लैम्डा निकालना है, और फार्मूला ये लगाना है, फार्मूला ये लगाना है, जो वो कह रहा है वो लगाना है। तो लाइमन, बामर और पाश्चन,
तो लाइमन में जो सिचुएशंस होती है 1 2 3 4 डॉट 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 2 से 1 पर आएगा, 3 से 1 पर आएगा, 4 से 1 पर आएगा, ये सब प्रोसेस चलेगा तो इमिटिंग सिचुएशन का लाइमन सीरीज है। बामर में क्या होता है, n बराबर 2 3 4 5 6 डॉट 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 3 से 2 पर आएगा, 4 से 2 पर आएगा, 5 से 2 पे आएगा, ये बामर सीरीज है। पास्टन सीरीज में n बराबर 3, तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा, 4 से 5 से 6 से 7 से। तो क्वेश्चन में हमको लेना है थर्ड एंड फिफ्थ स्पेक्ट्रल लाइन। मजेदार क्वेश्चन हो गया। पास्टन में आ चुके हैं हम लोग। अगर इलेक्ट्रॉन 4 से 3 में गया है तो ये फर्स्ट लाइन होगी, बोलो। अगर ये 5 से 3 में गया है तो ये सेकंड लाइन होगी। मुझे तीसरी लाइन चाहिए, पांचवी लाइन चाहिए। अगर ये 6 से 3 में गया है तो तीसरी लाइन होगी। तो लो भाई, थर्ड लाइन का मतलब समझा मैंने। थर्ड लाइन का मतलब हो गया, थर्ड लाइन मतलब 6 से 3, क्यों भाई? और अभी मुझे पांचवी लाइन पर जाना है। जब 7 से 3 पर जाएगा तो ये फोर्थ लाइन होगी भाई। और जब 8 से 3 पर जाएगा तो पांचवी लाइन होगी। तो पांचवी लाइन का मतलब हो गया, फिफ्थ लाइन का मतलब हो गया। फिफ्थ लाइन मीन्स कहां से कहां, 8 से 5, ठीक है ना, सॉरी 8 से 3, ये आपको मिल गया। लैम्डा निकालना है तो अब आपको ये वाला फार्मूला यूज करना है। और वो 1/λ वाला फार्मूला लगेगा नहीं, लगेगा नहीं लगेगा? अरे क्वेश्चन ने हमारे ऊपर बाउंडेशन डाल दी कि इस रिजल्ट को यूज करो। तो 1/λ इज इक्वल टू RZ² नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि उसमें तो n वो नहीं लगा पाओगे, करोगे तो गलत हो जाएगा। अगर तुम यहां से इसको 6 और 3 देख करके तुमने सीधे उस फार्मूले को लगा दिया, गलत हो जाएगा। तो फार्मूला लगाया मैंने, E बराबर माइनस का 2.18 10 की पावर नेगेटिव 18 और साथ में नीचे है n²। तो अब जरा हम n बराबर 3 लिखते हैं। तो भैया E3 आ गया, माइनस का 2.18 10 की पावर 18 माइनस 18 है, और n बराबर 3 लिख दिया तो ये देखो 9 आ गया n बराबर 3 से, स्क्वायर लगाया ना। फिर हमने लिखा n बराबर 6, तो E6 बराबर हो गया माइनस का 2.18 10 की पावर माइनस का 18 और n बराबर 6 है तो यहाँ 36 आ गया, बोलो। तो इन दोनों E का डिफरेंस डेल्टा E देगा। तो डेल्टा E कैसे निकलेगा, डेल्टा E। तो अगर हम अपने विजन में देखें 6 से 3, तो 3 वाला क्या है, फाइनल, और 6 वाला क्या, इनिशियल। तो यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल, तो E3 और माइनस का E6। तो E3 की वैल्यू कितनी है भाई, माइनस का 2.18 10 की पावर माइनस 18 और अपॉन में 9, और ये आ गया 2.18 10 की पावर माइनस 18 अपॉन में 36। 2.18 10 की पावर माइनस का 18 कॉमन हो गया, और ये रह गया माइनस का 1/9 प्लस का 1/36, बोलो भाई। तो ये एलसीएम आ गया आपका। तो ये 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस का 18 और ये आया 36 एलसीएम, 9 4 जा एंड 36 1 जा। तो ये रिजल्ट क्वेश्चन नंबर चल रहा है 3। तो अब इसको हटा दिया जाए, स्पेस दे लिया जाए। तो ये देखिए डेल्टा E आ गया आपका। तो यहां से डेल्टा E आया 3/36, यानी कि कितना आ गया, माइनस का 1/12 इंटू 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18, और ये नेगेटिव में आया। तो घबरा मत जाना, अरे नुकसान हुआ है ना इलेक्ट्रॉन को, यही तो बता रहा, और कोई थोड़ी ना वहां पे नई चीज है। तो डेल्टा E आ गया। नेगेटिव केवल ये बता रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन 6 से 3 पर जाएगा तो नुकसान होगा, और कोई मतलब नहीं है। तुम चाहते तो उल्टा कर देते तो प्लस आ जाता, ठीक है। अब डेल्टा E तुम्हारे पास है, तो लैम्डा कैसे निकलता था, लैम्डा बराबर 1 2 3 7 5 अपॉन में क्या, डेल्टा E, लेकिन किसमें, एंगस्ट्रॉन्ग में। तो 1 2 4 0 0 लिख दिया करते थे ना 375 की जगह पर,
नहीं लिखना तो मत लिखो, वैसे ही लिख सकते हो आप। डेल्टा ई की वैल्यू है 1/12 इंटू 2.18 इंटू 10⁻18। बोलो सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? जल्दी बताओ। गलत है, क्योंकि ये एनर्जी किस में आई है? कुछ तैयार नहीं है तुम लोगों को, ये एनर्जी जूल में आई है। और जब ये फंडा लगता था तो डेल्टा ई किस में? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। हाँ, अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट बना लें तो बात बन जाएगी, ठीक है। तो लीजिए पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट बना लेते हैं। तो डेल्टा ई आ गया, नेगेटिव में आया है, नुकसान हुआ इसलिए। तो जूल वाली वैल्यू को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे बदलेंगे? 1/12 इंटू 2.18 इंटू 10⁻18 जूल वाली वैल्यू को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे बदलेंगे? 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड करेंगे। ये रहा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो यहां से 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल बराबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 जूल बराबर 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो लीजिए डेल्टा ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया। अब बारी है आपकी फिर से। तो लैम्डा बराबर था 12375 अपॉन में डेल्टा ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला। आप अपनी सिंप्लिसिटी के लिए इसको 12400 लिख लेते थे, चाहें तो लिख लें, ना मानो तो मत लिखें, क्योंकि टेक्स्ट बुक की प्रॉब्लम है तो कैलकुलेशन तो होगी होगी। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली एनर्जी ये आई है, कितनी आई है? 1/12 2.18 10⁻18 होल बाई 1.6 इंटू 10⁻19। अब इस वाले डॉटेड को आपको सॉल्व करना है और आंसर किस में ले लेना है? एंगस्ट्रॉम में। और हर क्वेश्चन का आंसर मुझे थ्रू द मैसेज चाहिए। टेक्स्ट बुक की प्रॉब्लम है तो कैलकुलेशन तो होगी ही होगी। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में उसने हमारे ऊपर ये शर्त ना लगाई होती कि ई बराबर ये यूज करो, तो बहुत आसानी से, जैसे ही हमको ये पता चला था थर्ड लाइन का मतलब है 6 से 3, फटाक से फंडा लगाते 1/λ=z² और ब्रैकेट में वो सारी चीजें। लेकिन तब समस्या ये हो जाती कि क्वेश्चन में जो पूरी कहानी है, क्या उसमें हाइड्रोजन एटम लिखा हुआ है? तो जेड कितना है पता नहीं, तो भी मामला फंस जाता। इसीलिए उसने ई का फार्मूला दे दिया तुमको। सिमिलरली आप 5वीं लाइन में चले जाओगे, 8 से 3 में आ जाओगे ना, बोलो। और इसका आंसर है हमारे पास। तो इस प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये लैम्डा यहां से निकलेगा, लेकिन अभी ये लैम्डा केवल किसके लिए निकलेगा? 6 से 3। तो हमें जो लैम्डा मिलेगा वो तीसरी लाइन का मिलेगा। और अभी इसी तरीके से आप 5वीं लाइन के लिए भी चलोगे, ठीक है ना। ये आंसर आपको दिए गए, तो सॉल्व करने पर ये आंसर मैच करना चाहिए, जरूर बताइएगा मैसेज करके। 4th नंबर प्रॉब्लम देखिए। ए प्रोटॉन कैप्चर्स ए फ्री इलेक्ट्रॉन whose kinetic energy is 0 from a hydrogen atom form a hydrogen atom with minimum energy n बराबर 1. If photon is emitted in this process, what will be the wavelength of radiations and in which region it lies? जैसे विजिबल रीजन में लाई करेगी वो लैम्डा, या अल्ट्रावायलेट में होगी, ये सब चीजें। तो क्वेश्चन है, एक प्रोटॉन है, ये रहा प्रोटॉन। प्रोटॉन को E+ से दिखाया जाता है, प्रोटॉन माने E+। कैप्चर है इलेक्ट्रॉन E-। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है एक प्रोटॉन को कैप्चर करता है। जो इलेक्ट्रॉन कैप्चर करता है उसकी एनर्जी 0 है, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 है। ऐसा करने से फोटॉन बनते हैं। क्वेश्चन ने ऐसा बोला कि ऐसा करने से फोटॉन बनते हैं। ए प्रोटॉन कैप्चर ए फ्री इलेक्ट्रॉन विद काइनेटिक एनर्जी 0 फॉर्म ए हाइड्रोजन एटम, और साथ में हाइड्रोजन एटम भी बनता है। फोटॉन्स भी निकलते हैं और हाइड्रोजन एटम भी बनता है।
जो हाइड्रोजन एटम बनता है विद मिनिमम एनर्जी n बराबर 1। तो इस हाइड्रोजन एटम में जो एनर्जी फॉर्मेशन हुआ तो उस एनर्जी मतलब ये सारी चीजें बनी कि फोटोन निकला, देखो लिखा ना इमिटेड फोटोन, फोटोन भी निकलता है और हाइड्रोजन एटम भी बनता है, और इस प्रोसेस में जो एनर्जी है वो उतनी है जितनी n बराबर 1 के केस में होती है। तो एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, माइनस का 13.6 बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाइड्रोजन के केस में। जेड नहीं लिखेंगे ना, जेड बराबर 1 हो जाएगा, तो यहां पे n बराबर 1 ले लिया जाए तो E बराबर हो गया माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट n बराबर 1। तो ये पूरी प्रोसेसिंग उसने कह रखी है, ये पूरा प्रोसेस उसने कह रखा है। तो अब कह रहा है कि ऐसा अगर हुआ है तो लैम्डा बताइए। तो भैया जी लैम्डा बराबर होता है 12375 अपॉन डेल्टा ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला। तो ये नियर अबाउट लिख देते हैं 12400 और डेल्टा ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला 12400। और यार देखो जब फॉर्मेशन हो गया है तो एनर्जी ये है और पहले कितनी एनर्जी दे रखी है 0, तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, डेल्टा ई कितना आएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। तो यहां लिखो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये लैम्डा निकलने वाला है किसमें, एंगस्ट्रॉम में। अब जब ये लैम्डा निकलेगा तो जो भी उसकी वैल्यू आएगी लैम्डा की उसको देख करके पता चल जाएगा ये कहां लाई करता है। अगर इस लैम्डा की वैल्यू 4000 से 7000 आती है तो ये विजिबल रीजन में लाई करता है, ठीक है ना। तो लैम्डा को बिना देखे बता पाना मुश्किल होगा ये लाई कहां करता है। तो चलिए लैम्डा जरा निकालते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है 911.7, करीब करीब 912 एंगस्ट्रॉम आ गया। और अगर आपको लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट याद हो तो किस सीरीज की क्या लिमिट थी, तो ये वेवलेंथ कहां आती थी, यूवी अल्ट्रा वायलेट रीजन, अल्ट्रा वायलेट रीजन में आती थी। अरे भाई RMILUXG, एल का जो लाइट का जो लैम्डा है वो 7000 से कहां है 4000 एंगस्ट्रॉम। तो देखो 912 4000 से कम हुआ ना, तो कहां लाई करता है, अल्ट्रा वायलेट पे लाई करेगा। तो ये आंसर हो गया कि ये जो अल्ट्रा वायलेट रीजन है उसमें ये लाई करेगा। और ये क्वेश्चन था उत्कर्ष बाबू का। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर, अल्फा पार्टिकल एक्सेलरेट करता है पोटेंशियल V से। तो अल्फा पार्टिकल पोटेंशियल V से एक्सेलरेट करता है, फिर चलने लगता है, अल्फा पार्टिकल मूव करने लगता है। किस इरादे से चलता है, इस इरादे से चलता है कि न्यूक्लियस है ये, और न्यूक्लियस जिसका कि एटॉमिक नंबर Z है उससे जाके टकरा जाएगा। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट की याद दिलाता है ये पूरा स्टेटमेंट। तो कह रहा है कि प्रूव दैट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज इतना। क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच को हमने R0 से लिखा था कि अल्फा पार्टिकल जाता है जाता है जाता है, न्यूक्लियस का जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जिसपे Ze चार्ज है, और ये अल्फा पार्टिकल आ रहा है तेजी से, इस पर कितना चार्ज है 2E चार्ज है, और इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है जो कि पोटेंशियल से मेंटेन करी गई है, और ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, मान लेते हैं कि अल्फा पार्टिकल यहां तक गया और फिर यहां से अपना लौट गया, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच R0 से हम लोगों ने उसको लिखा था। और इसका चाहे तो अल्फा पार्टिकल के लिए सीधा फंडा लगा सकते हो कि R0 की वैल्यू आई थी कितनी 1/4πε0 2Ze² अपॉन में के माने काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल कैसे निकलेगा भाई, तो उसके लिए पोटेंशियल से काइनेटिक मेंटेन किया गया है, स्पीड से काइनेटिक मेंटेन किया जाए तो के बराबर हाफ mv², और मोमेंटम से मेंटेन किया जाए तो के बराबर p²/2m, पोटेंशियल से के मेंटेन किया गया तो के बराबर, तो आंसर है भाई के बराबर होगा चार्ज इनटू पोटेंशियल।
चार्ज इंटू पोटेंशियल। आपने कहा ये कैसे आया? समस्याएं बहुत सारी है ना, क्योंकि पोटेंशियल बराबर होता है एनर्जी अपॉन चार्ज। तो इस एनर्जी का नाम है काइनेटिक एनर्जी। चार्ज कितना है पुट इस पे अल्फा पार्टिकल पे 2e, तो लीजिए काइनेटिक एनर्जी आ गया 2ev। ये v फॉर पोटेंशियल है, e और v मिला के इलेक्ट्रॉन वोल्ट मत पढ़ देना, ये e फॉर इलेक्ट्रॉन का चार्ज, v माने पोटेंशियल। तो k की वैल्यू आ गई 2ev, रख दिया जाए यहां पर। तो r नॉट की वैल्यू आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ze स्क्वायर। k की जगह पर आ गया 2ev। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सिचुएशन है, ev माने इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं, उस समय e और v मिला के लिखे जाते हैं, यहाँ e अलग है और v फॉर पोटेंशियल अलग है। e से ही कैंसिल हो गया भाई। और क्वेश्चन में एक चीज और दी गई है कि ये जो आपका न्यूक्लियस है ये गोल्ड का है, नहीं लेकिन जेड दे रहा है ना, ठीक है तो रहने तो, फिर कोई मतलब ही नहीं है। अगर ये जेड के बारे में ना देते तो हम लोग क्या मानते गोल्ड, लेकिन आंसर में जेड आ रहा है तो कोई समस्या नहीं तब तो ये आ गया आर नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9, 2 से 2 चला गया, ऊपर हो गया जेड, साथ में आ गया ई अपॉन में पोटेंशियल का वी। तो न्यूमेरिकल नंबर जरा साथ साथ कर लो। ये ई माने 1.6 10 की पावर नेगेटिव का 19 और जेड बाई वी 16 9 जा 100, 16 9 जा 144, बहुत बढ़िया याद है 144, और ये आ गया 14.4 और 10 की पावर माइनस का 10 और जेड बाई वी, क्योंकि हम सारा कैलकुलेशन देखो ये एसआई में रखा ना मैंने, और चार्ज भी मैंने किस में रखा है एसआई में, तो ये तो मीटर में आया मेरा आंसर। और क्वेश्चन में हमें एंगस्ट्रॉन्ग में जाना है, तो अगर आप इस मीटर को एंगस्ट्रॉन्ग में बदलोगे तो ये किस में बदल जाएगा 14.4 जेड बाई वी एंगस्ट्रॉन्ग, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉन्ग में 10 की पावर माइनस 10 मीटर होते हैं, तो 10 की पावर माइनस 10 मीटर बराबर 1 एंगस्ट्रॉन्ग, तो 1 मीटर बराबर 1 अपॉन 10 की पावर माइनस 10 एंगस्ट्रॉन्ग। तो सारे बड़े बच्चे इस रिजल्ट में 1 अपॉन 10 की पावर नेगेटिव 10 जब लाएंगे तो ये नीचे वाला 10 उससे कैंसिल होगा, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो एक ये क्वेश्चन था जो कि हम लोगों ने किया। और क्वेश्चंस आपको बोर्ड पे दिखाई देने लगे। फॉर हाइड्रोजन एटम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, तो हाइड्रोजन एटम के लिए ई इतना है, डिटरमाइन आयनाइजेशन एनर्जी वेवलेंथ ऑफ एच बीटा लाइन ऑफ बामर सीरीज। तो आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है n बराबर 1 से इलेक्ट्रॉन n बराबर इनफाइनाइट पर चला गया। क्वेश्चन में हमारे पास में हाइड्रोजन एटम है, तो लीजिए भैया हाइड्रोजन एटम का n बराबर 1 बना लिया। क्वेश्चन कहता है कि एनर्जी निकालने के लिए इस फार्मूले का यूज करना। अगर हम इस वाले फार्मूले का यूज करें तो n बराबर 1 पर एनर्जी कितनी आएगी, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पोटेंशियल कितना आएगा 13.6 वोल्ट। इलेक्ट्रॉनों के केस में ये चलता है, पोटेंशियल की वैसे बात करनी नहीं है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है n बराबर 1 से n बराबर इन्फिनिटी में इलेक्ट्रॉन चला गया, एनर्जी कितनी होती है 0। तो आयनाइजेशन एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो आयनाइजेशन एनर्जी दैट इज डेल्टा ई। कैसे निकालें, यहां से यहां चली गई तो बाद वाली एनर्जी कितनी है 0 और पहले वाली कितनी है 13.6, तो यह आ जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर वो हमसे स्पेशली कह देते कि आयनाइजेशन तो हुआ लेकिन n बराबर 5 से इन्फिनिटी पे हुआ है, तो हमें क्या लेना पड़ता है n बराबर 5, नथिंग से स्पेशल। तो आयनाइजेशन के केस में हम हमेशा इलेक्ट्रॉन को कहां से चलाएंगे n बराबर 1 से, कहां तक पहुंचाएंगे n बराबर इन्फिनिटी तक। तो ये तो हो गया पहला पार्ट। वेवलेंथ ऑफ एच बीटा लाइन बामर सीरीज,
तो एच अल्फा एच बीटा हमने बताया था, जरा एक बार रिकॉल करते हैं। बामर सीरीज में इलेक्ट्रॉन 3 से चलता है और 2 पे जाता है, तो उस रेडिएशन को एच अल्फा कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन 4 वाले नंबर से जाता है 2 वाले पर, उसको क्या बोलते हैं? एच बीटा। तो आपको एच बीटा वाले का वेवलेंथ चाहिए, कोई बाउंडेशन नहीं है, फंडा लगाया 1/λ आर जेड स्क्वायर। मैंने क्या काउंट किया? इमिशन काउंट किया ना, हाई एनर्जी लेवल से लो में पहुंचा रहे हैं तो इमिशन हो गया, तो फार्मूला हो जाएगा 1/n फाइनल स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल स्क्वायर। तो लैम्डा इज, अब देखिए वो चीज़ भी आपके बड़े काम आने वाली है कि बिगिनिंग ऑफ द डिस्कशन में 1/r की वैल्यू सीधे 912 एंगस्ट्रॉन्ग याद थी हमको। तो z बराबर 1 हो गया, n फाइनल हो गया आपका 2 का स्क्वायर, n इनिशियल हो गया 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आएगी r, ब्रैकेट में क्या मिलेगा 16, एलसीएम में क्या एक लाइन की बचत ना करें, 1/4 नेगेटिव 1/16 नहीं किया, देख सकते हैं आप। 1/λ इज इक्वल टू आ गया r, और ये आया 16, 4 4 जा 16 माइनस का 1, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई कितनी 16/3r। अब देखिए कितना कंफर्ट जोन में लोग रहेंगे, जिनको सीधे याद रहेगा 16/3 और 1/r, तो सीधे डायरेक्ट याद है 16/3 1/r 912 एंगस्ट्रॉन्ग है, बल्ले बल्ले। और नहीं तो आप इसी क्वेश्चन के केवल आंसर देने में 15-20 सेकंड 25 सेकंड लगा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ए नेगेटिवली चार्ज पाइऑन, पाइऑन भी एक चार्ज पार्टिकल होता है जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं सब, ये आप पढ़ेंगे न्यूक्लियस में इसको। तो एक नेगेटिव चार्ज पाइऑन है, पाई पे नेगेटिव लगा दिया ना, एक नेगेटिव लगा दिया, मतलब इस पर जो चार्ज की वैल्यू है वो 1.6 × 10⁻19 है। तो न्यूक्लियस फिजिक्स में हम जब जाएंगे तो देखेंगे न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे ऐसे पाइप जो आपके एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, पाई प्लस, पाई माइनस, पाई जीरो, 3 तरीके के पाई पार्टिकल होते हैं, पाई नेगेटिव वाला, पाई पॉजिटिव वाला और पाई न्यूट्रल वाला। तो यहाँ पर उनमें से एक पाई है नेगेटिव वाला, एक नेगेटिव लगा हुआ है तो इसके ऊपर चार्ज की वैल्यू उतनी है जितनी इलेक्ट्रॉन पर होती है, और इसका जो मास है वो 273 × me है, me इलेक्ट्रॉन मास है। तो यानी कि मास के मामले में इलेक्ट्रॉन से 273 गुना भारी होता है, मासी होता है, भारी बोलना गलत होगा, मासी होता है अराउंड ए प्रोटॉन। और ये जो पाइऑन है वो प्रोटॉन के चारों तरफ है इन हाइड्रोजन एटम, और ये सारा काम हाइड्रोजन एटम के अंदर हो रहा है। हाउ मैनी रिवॉल्यूशंस मेक बाय द पाइऑन ड्यूरिंग इट्स मीन लाइफ टाइम, 10⁻⁸ सेकेंड। तो 10⁻⁸ सेकेंड के टाइम के बाद, यानी इस टाइम पर मरने से पहले वो कितने चक्कर लगाएगा। तो अब चक्कर कितने लगाएगा ये कैसे पता चले, एक चक्कर का समय मिल जाए, एक चक्कर का समय मिल जाए। क्वेश्चन तो क्लियर है ना कि अब इस वाले क्वेश्चन में जो चक्कर लगा रहा है वो इलेक्ट्रॉन नहीं है, पाइऑन है, पाइऑन चक्कर लगा रहा है। और ग्राउंड स्टेट दिया गया है तो आप n बराबर 1 लेके चलेंगे। तो चक्कर लगाने वाले पाइऑन की स्पीड क्या होगी, तो स्पीड का फार्मूला ये होता है, तो लिखा हुआ है फॉर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, फॉर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के लिए यहां पे E था, क्यों भाई, तो यहां पे मुझे चेंज करना चाहिए, Q लिखना चाहिए ना मुझे भाई। Q क्या है, चक्कर लगाने वाले का चार्ज, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्योंकि E से लिखा जाता था तो वहां पे Q की जगह पे क्या आ गया था, E। लेकिन यहां हमारे पास कौन है, पाइऑन है, और चांस की बात है कि पाइऑन पर भी जो चार्ज है वो उतने ही है, नेगेटिव लगा हुआ है, नहीं पाइऑन पे चार्ज किसके बराबर है, इलेक्ट्रॉन के ही बराबर है। तो यहां पर कोई चेंजेस नहीं हुए। मतलब अगर मैं आपसे जनरल वे में पूछूं कि जो चक्कर लगाता है फॉर ऑर्बिटल चार्ज पार्टिकल, जो चार्ज पार्टिकल अपनी ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है उसकी स्पीड का फार्मूला क्या होगा, तो जनरल में आपका आंसर ये आना चाहिए, Z/n ऐसे लिखना चाहिए आपको। आप बताओगे Q का मतलब है चक्कर लगाने वाले का चार्ज। अब हमारे पाइऑन में एक नेगेटिव लगा हुआ है,
यानी इसके ऊपर चार्ज इलेक्ट्रॉन के क्या है बराबर, तो Q की जगह पे क्या लिख सकते हैं, E लिख सकते हैं, तो लिख दिया मैंने E। और इस पूरे को सॉल्व करते थे तो ये आता था 2.19 10 की पावर 6। और अब बात करें हाइड्रोजन एटम की तो 2.19 10 की पावर 6 Z माने 1। और क्वेश्चन कहता है ग्राउंड स्टेट तो n बराबर भी 1, तो V आ गया 2.19 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ये अपने हाथ स्पीड लग गई। अब एक चक्कर का समय क्या होगा, तो एक चक्कर का समय होगा कैपिटल T बराबर 2 पाई R बाई V, यानी कि ऑर्बिट की रेडियस चाहिए। अब ऑर्बिट की रेडियस कैसे निकलेगी, तुमने कहा सर ऐसे निकाल लो 0.53, याद है n स्क्वायर वाला फार्मूला याद है ना, नहीं लग पाएगा क्योंकि ये किसके लिए था, ये किसके लिए था, इलेक्ट्रॉन के लिए। आप देखो तो ओरिजिनल फार्मूला जरा रेडियस का बताना है, कितना है ऑर्बिटल रेडियस का, कितना m h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई m e स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन z या z स्क्वायर z। नाउ चेक द सिचुएशन, जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता था तो यहां पे m माने क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास, और हमारे पाइऑन का मास इलेक्ट्रॉन के मास जितना नहीं है। लेकिन जरा देखें बाकी मामलों में ये पाइऑन इलेक्ट्रॉन के जैसा ही है। H प्लैंक कांस्टेंट है, छोड़ो, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, छोड़ दीजिए, Z बराबर क्वेश्चन में 1 लेने की परमिशन है, ओके Z बराबर 1, क्वेश्चन में n बराबर 1 भी लेना है, तो ये भी आपका फिक्स है, ये भी फिक्स है, पाई भी फिक्स है। E माने इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो यहां पे जो पाइऑन है उसका भी चार्ज कितना है उतना ही है, वो भी फिक्स हो गया। लेकिन मास के मामले में सिचुएशन नहीं है। तो आप यहां से क्या सीख पाते हैं कि ऑर्बिटल रेडियस प्रोपोर्शनल टू 1/m इस केस में कि नहीं है, बोलो। तो यहां से आ जाएगा R1/R2 और इज इक्वल टू हो जाएगा M2/M1। M2/M1 ध्यान देना, क्वेश्चन ने मास को, पाइऑन के मास को इलेक्ट्रॉन के मास के साथ कनेक्ट किया है, तो हम भी इलेक्ट्रॉन और पाइऑन से ही अपना काम चलाते हैं। R1 माने इलेक्ट्रॉन का रेडियस, R2 माने पाइऑन का, P फॉर पाइऑन रेडियस, M1 माने इलेक्ट्रॉन का मास और M2 माने पाइऑन का मास, ठीक है। और n बराबर 1 का मतलब क्या है, ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की रेडियस कितनी होती है, 0.53 एंगस्ट्रॉम। Rp माने P फॉर पाइऑन, Me मीन्स इलेक्ट्रॉन का मास, Mp माने क्वेश्चन में दिया है 273 इंटू Me, तो 273 इंटू Me, तो यहां से Rp निकल के आ गया 0.53 अपॉन 273 एंगस्ट्रॉम। डन। ये तुम्हारे पाइऑन के चक्कर लगाने वाले ऑर्बिट की क्या आ गई, रेडियस आ गई, एंगस्ट्रॉम में लेकिन आ गई है। तो आप लिख सकते हो 0.53 अपॉन 273 इंटू 10 की पावर माइनस का 10, ये आ गया आपका मीटर। तो अब एक चक्कर लगाने में समय कितना लगेगा, तो T बराबर 2 पाई R बाई V, तो RP अपॉन में VP, P फॉर पाइऑन है यहाँ पर, तो यहाँ पे 2 पाई RP की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन VP, तो VP की वैल्यू देखो वो रही 2.19 10 की पावर 6 इंटू 2 माने 2, पाई माने 3.14 और RP माने 0.53 अपॉन में 273 इंटू 10 की पावर माइनस 10, और हिसाब किताब चल रहा है SI में तो सेकेंड। जरा सॉल्व करें और बताएं कितना मिलेगा, क्योंकि बिना सोल्यूशन के आंसर नहीं मैच कर पाएगा। तो ये आया आपका कैपिटल D सॉल्व करने पर, मिला लेना भैया इसको रिजल्ट को, तो ये आ गया। तो यानी कि इस समय का मतलब क्या है, यानी 5.56 इंटू 10 की पावर माइनस 19 सेकेंड में लगाता है एक चक्कर। क्यों भाई, टाइम पीरियड तो वो टाइम होता है जो एक चक्कर के लिए होता है।
तो यार इतने सेकंड में लगाएगा एक चक्कर, तो एक सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा? 1/5.56 10 की पावर माइनस का 19, और उसके पास चक्कर लगाने के लिए कितना समय है? 10 की पावर नेगेटिव 8 सेकंड। मरने से पहले इतना ही टाइम उसको मिलेगा चक्कर लगाने का। तो 10 की पावर माइनस 8 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा? तो 1/5.56 इंटू में 10 की पावर माइनस का 19, साथ में 10 की पावर माइनस का 8, ठीक है ना। तो लीजिए चक्कर आ गए, टोटल रिवॉल्यूशन आ गया 1/5.56, और इस 19 को ऊपर ले जाओ तो कितना बनाएगा? 10 की पावर 11 बनाएगा ना। तो इसको ऐसा करो कि 10 की पावर 11 से एक 10 फ्री कर दो और नीचे 5.56 कर लो, और ऊपर आया 10 की पावर 10। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो आंसर मैच कर जाएगा, ठीक है। कितना आंसर दिया गया? 1.8 इंटू 10 की पावर 10। तो 10 से डिवाइड कर लिया जाए, 10 डिवाइडेड बाई 5.56, 1.798 आ गया आंसर। तो सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.79, और 10 की पावर 10 चक्कर है, तो 1.79 मतलब कितना हो गया? 1.8, ठीक है। 1.79 इंटू 10 की पावर 10, और यही आंसर भी दिया गया है भाई, ये आंसर दिया गया। तो अब जो क्वेश्चन होंगे इस चैप्टर की, प्रॉब्लम जो भी हैं पर्सनल वे में पूछो।